नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें हम पास्ट ईयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, पास्ट ईयर्स के प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें बदलाव किया जा रहा है। पहले जो प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछे जाते थे, जैसे वन जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको कि हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, ये कब आया आपसे परीक्षा में पूछा जाता था। आप बता देते थे 1972। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। इतना आप बता देते थे, आपका काम हो जाता था। लेकिन अब परीक्षा में क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा इन प्रश्नों को और गहराई में ले जाया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे वन जीव संरक्षण अधिनियम आपको दे दिया और आपको यहाँ पे एक दो स्टेटमेंट दे दिए कि वन जीव संरक्षण अधिनियम में खाली हम वन जीवों की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, कि यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट, जो कि आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और प्लांट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो प्रश्न अब आपके इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे क्लासेस में, अब आने वाली जो भी पास्ट ईयर्स के प्रश्न हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि उनसे रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम देख लें, ताकि अगर परीक्षा में यहां से प्रश्न बने, इस तरीके का प्रश्न बने, तो हम उन्हें आसानी से सॉल्व कर ले। तो इन सारी क्लासेस में हम पास्ट ईयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम टॉपिक को थोड़ा पढ़ते हुए भी चलेंगे, क्योंकि अगर पूछने का तरीका अगर आपका बदले परीक्षा में, तो आप तब भी उन प्रश्नों को आसानी से हल कर ले। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। तो देखिए क्लास, सबसे पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ये सन है, ठीक है, एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगी। सन है, सन की किरणें जो है, जो सन रेस है, वो हमारे अर्थ पे, ये हमारी पृथ्वी है, इस पे फॉल कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, कितना आसान चीज है कि सूर्य है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही है, पृथ्वी के सरफेस में आने दीजिए, पृथ्वी के सरफेस में। लेकिन यहां पर ना कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनको कि हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो कि सन की जो किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं उनको आने तो देती हैं, लेकिन जब ये किरणें पृथ्वी से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो क्या करती हैं, इन किरणों को ट्रैप कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती है। मतलब आने देती है लेकिन जाने नहीं देती है। तो वो गैसेस आपकी क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि मैम, अगर ये जो गैसेस हैं वो सन की किरणों को पृथ्वी पर आने दे रही है तो फिर जाने क्यों नहीं दे रही है? तो ये चीज याद रखिएगा, जो सन की किरणें, जो यूवी रेस हमारे पृथ्वी पर आ रही है, उनका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट वेव रेडिएशन कहीं कहीं लिखा रहता है, और जब वो पृथ्वी के सरफेस से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो इनका वेवलेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो गैसेस होती हैं ये इनको बाहर नहीं जाने देती है। अब जब वो इन गैसेस को बाहर नहीं जाने देगी तो क्या होगा, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, या हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। बस ऐसे याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि सन के रेडिएशन को, यूवी रेस को, शॉर्ट वेव रेडिएशन को पृथ्वी पर आने तो देती हैं लेकिन उनको बाहर निकलने नहीं देती हैं, जिनके वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ता जाता है और पृथ्वी गर्म होने लगती है, तपने लगती है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है। सम सनलाइट दैट हिट द अर्थ सरफेस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस व्हाइल द रेस्ट बिकम हीट। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब एंड रीडायरेक्ट द हीट रेडिएटेड बाय अर्थ, इंसुलेटिंग इट फ्रॉम द हीट लॉस टू द स्पेस। जो गर्मी है, जो गर्मी है, उसको बाहर नहीं निकलने देती है। ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ द सनलाइट, देखिए सनलाइट को अलाउ करती है टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से पास हो एंड हिट द प्लैनेट। ठीक है, यहां पर अलाउ करती है, बट देन एब्जॉर्ब, किसको एब्जॉर्ब करती है, किसको जाने नहीं देती है, एंड रीडायरेक्ट सम ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो कि आपका गर्मी है, जब अर्थ के सरफेस पे आई, रिफ्लेक्ट बैक हुई हीट के फॉर्म में, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में आपकी कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म होने लगती है जब ये बाहर नहीं निकल पाती है।
बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर फिर मैं इसको पढ़ूंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में मैं चीजों को बहुत सरलता पूर्वक आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत रह जाती है तो पूछिएगा। मैंने आपको ये चीज बार बार क्यों बताई है कि यूवी रेस को आपकी अलाउ कर रही है, लेकिन जब आपकी ये री एमिट हो रही है तो इसको नहीं अलाउ करी है, क्योंकि परीक्षा में आपसे प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो शॉर्ट वेव जो होती हैं आपकी यूवी रेस उनको तो आने देती हैं, लेकिन जब ये लॉन्ग वेवलेंथ में आपके कन्वर्ट हो जाती हैं तो इनको बाहर नहीं निकलने देती है। तो वहां पर ऐसे बाल मत खुजलाने लगना, ये शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ की क्या बात हो रही है। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको बताया है। तो यहां पर देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर्स व्हेन द ग्रीन हाउस गैसेस इन द प्लैनेट एटमॉस्फेयर ट्रैप सम ऑफ द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द प्लैनेट सरफेस। ठीक है, जब प्लैनेट से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, रेजिंग इट्स टेम्परेचर। दिस प्रोसेस हैपन्स बिकॉज जो स्टार है, जो हमारा सन है, तो जो वो रेडिएशन आपका एमिट कर रहा है, यूवी रेज जो आ रही है, उनका वेवलेंथ आपका शॉर्ट होता है। तो वही लिखा है शॉर्ट वेव रेडिएशन दैट पासिस थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेस। वो ग्रीन हाउस गैसेस से पास कर जाते हैं। अगर ये एक ग्रीन हाउस गैस है तो इससे ये शॉर्ट वेवलेंथ वाले जो आपके होते हैं ये पास कर जाते हैं, लेकिन जब ये प्लैनेट से आपके अर्थ से, ये आपका अर्थ है, अर्थ से टकरा गई और फिर जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो इसका जो वेवलेंथ है ये आपका बढ़ जा रहा है। अब यही ग्रीन हाउस गैसेस इनको बाहर नहीं निकलने दे रही इन लॉन्ग वेव रेडिएशन को। ठीक है, अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब क्लास यहाँ पर देखिए, एक चीज आती है, परीक्षा में पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। ये एक इंटरनेशनल ट्रिटी है, ठीक है, जो कि किसके अंडर में है, UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे क्लाइमेट पे। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज UNFCCC द्वारा। और इसमें इनका मेन पर्पस क्या है, इस इंटरनेशनल ट्रीटी का, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना। और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जब रिड्यूस होगा तभी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी आपकी रिड्यूस होगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो क्योटो प्रोटोकॉल पूछेगा तो ये किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से, ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी किसके अंडर में है, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा। अब हम थोड़ा डीप में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षा में प्रश्न भी आपके थोड़ा डिफिकल्ट बन रहे हैं। अब देखो, क्योटो प्रोटोकॉल का नाम क्योटो क्यों पड़ा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल आपका क्योटो में अडॉप्ट किया गया था, जो कि आपका कहां पर है, जापान में है। ठीक है, ये आया कब था, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, ये फोर्स में कब आया, 2005 में, ये भी याद रखिएगा। तो it was adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and it entered into the force on 16 February 2005। तो 1997-2005 याद रखिएगा, फोर्स में आया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर हम क्योटो प्रोटोकॉल में बात करते हैं एनेक्स की। एनेक्स मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके का चैप्टर। तो एनेक्स ए में ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है और यहां पर आपकी 7 ग्रीन हाउस गैसेस का मेंशन किया गया है। वो कौन कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइज टू द 7 ग्रीन हाउस गैसेस। कितनी, 7 ग्रीन हाउस गैसेस। वो कौन कौन सी है, चलो बोलो मेरे साथ। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन। ठीक है, यहां पर देखो नाइट्रस ऑक्साइड लिखा है, N2O लिखा है। परीक्षा में बच्चे क्या हो जाता है, कहते हैं मैम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 या नाइट्रोजन से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लास यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, फिर मीथेन दिया है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, N2O दिया है, फिर HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर पर फ्लोरोकार्बन PFC जिसको हम बोलते हैं, फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये याद रखिएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो एनेक्स 1A है, उसमें हमने 7 गैसेस को मेंशन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस याद रखिएगा ऑक्साइड, फिर HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर पर फ्लोरोकार्बन जिसको PFC बोलते हैं, फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिसको कि
SF6 बोलते हैं और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, ये सारी गैसेस आप याद रखिएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है ना, इसको दोहा राउंड में ऐड किया गया था। जैसे कोई प्रोटोकॉल आया तो कोई प्रोटोकॉल का आपका कि कोई भी प्रोटोकॉल है तो उसका अमेंडमेंट होता है ना, कुछ उसमें हम गैसेस को ऐड करते हैं, निकालते हैं, वही बात है। तो दोहा जो राउंड हुआ था उसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को भी ऐड किया गया था ग्रीन हाउस गैसेस में। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है। अब इससे ज्यादा डीप तो नहीं पूछना चाहिए, तो याद रखिएगा। चलो रिवाइज करो। हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि 1997 में क्योटो में आई थी आपकी जापान में। 2005 से ये इन फोर्स है। इसको बॉडी कौन सी है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें हम 7 ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, ठीक है, जो 7 ग्रीन हाउस गैसेस अभी हमने डिस्कस की है आपसे। और एक चीज और याद रखिएगा, दोहा राउंड में इसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को ऐड किया गया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास याद करिए, मैंने आपको बताया था 1992 में अर्थ समिट हुआ था। कहां पे? रियो दी जेनेरियो में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहीं पर आपका UNFCCC आया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब साइन हुआ था? याद रखिएगा 1992 में, ठीक है। और कब हुआ था? जब आपका अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो में, जिसको कि हम रियो समिट भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, इट वाज साइंड इन 1992 बाय 154 स्टेट एट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको कि हम इनफॉर्मली किस नाम से जानते हैं? अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, जो कि रियो दी जेनेरियो में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि UNFCCC का सेक्रेटरीट कहां पर है, तो आप याद रखिएगा पहले ये जेनेवा में था, लेकिन अब इसको रिलोकेट कर दिया गया है बॉन में 1996 में। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, बस परीक्षा में की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। और फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो यहां पर हम क्लाइमेट सिस्टम पे ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो शॉर्ट वेव रेडिएशन को आपके आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती है। यहां पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना जरूरी है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होंगी तो अर्थ का जो सरफेस है वो आपका कितना हो जाएगा? टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी अगर हम देखते हैं रेदर देन प्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज आप याद रखिएगा। क्या लिखा है? विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी अबाउट -18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर हमने बात कर ली है, आपको बता दिया है कि ये आपके शॉर्ट वेव रेडिएशन को अलाउ करती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन को नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज का। ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो यहां पर जितने भी फैक्टर्स आपको दिए गए हैं सारे हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग। आप बात करिए प्रदूषण की, तो प्रदूषण के कारण ही तो, जब प्रदूषण आपके वातावरण में है तब उसी के कारण तो ग्रीन हाउस गैसेस आपकी एमिट हो रही हैं। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन का जब डिप्लीशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा कौन सी रेस हमारे पृथ्वी पर आएगी? ओजोन लेयर आपकी कहां प्रेजेंट होती है? बताइए, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में, जिसका की काम क्या है? जो यूवी रेज हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर फॉल कर रही, उनको रोकना, उनसे अर्थ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। लेकिन जब इसी में छेद होने लगेगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज हमारी पृथ्वी पर आएगी, जिसकी वजह से आपका जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, हाँ होता है। ओजोन परत का अपक्षय होता है, ठीक है। प्रदूषण, हाँ, सेम प्रश्न है जो कि झारखंड PCS में 2013 में पूछा गया था। तो यहां पर भी आपका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होती है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्लास, ऑक्सीजन आपको पता है हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे और आपके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे,
ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पेड़ हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, और जब वो अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के समय, तो वो क्या करते हैं, हमारे वातावरण से कि कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वातावरण में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन एक अच्छी गैस है, अभी तक इसका हानिकारक प्रभाव तो हमने नहीं पढ़ा है। ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन को हम जानते हैं कि बैड ओजोन और गुड ओजोन। अगर गुड ओजोन की हम बात करें तो वो जो ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में है, समताप मंडल में है, उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। क्यों गुड कहते हैं, क्योंकि वो यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है। अगर ज्यादा यूवी रेज आएगी तो आपको पता है स्किन कैंसर इन सब की कॉज बढ़ जाएंगे, मतलब इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर उनको हम गुड ओजोन कहते हैं, जो कि समताप मंडल में है। अगर यही जो यूवी रे, यही जो आपकी ओजोन है, जो ओजोन है वो ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में आपकी प्रेजेंट हो, तो वो एक प्रदूषक की तरह बिहेव करती है, और वो भी द्वितीयक प्रदूषक की तरह, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह। क्यों? क्योंकि ये आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर बन रही है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बन रहा है आपका। ठीक है। द्वितीयक प्रदूषक की तरह ये आपकी करती है काम, तो इसको हम बैड ओजोन कहते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि अगर ओजोन आपका समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, तो उसको हम गुड ओजोन कह रहे हैं, और यही ओजोन अगर आपका क्षोभ मंडल में है, ट्रोपोस्फीयर में है, तो हम उसको बैड ओजोन कह रहे हैं। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि तब वो पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है सबसे ज्यादा परसेंटेज पे? नाइट्रोजन। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने परसेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है एयर में। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पृथ्वी पे बढ़ती जाएगी परसेंटेज, तो पृथ्वी और गर्म होती जाएगी ग्रीन हाउस गैस की वजह से। ठीक है। क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्लोबल वार्मिंग आपका बढ़ जाएगा, पृथ्वी और गर्म होगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो यहां पर देखिए क्या पूछा था, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्यों लाभदायक है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बना रहे हैं, और खाना बनाते समय वो कौन सी गैस हमारे सराउंडिंग से ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा। हानिकारक कब होगी? जब इसकी मात्रा हमारे पृथ्वी पर बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी पृथ्वी गर्म होती जाएगी। तो थर्ड का डी आपका सही उत्तर है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण है। मुख्य कारण, प्रमुख कारण कौन कौन से है? यहाँ पे देखिए प्रमुख कारण जो है आपके जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन। ठीक है। फॉसिल फ्यूल ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो आपका पॉल्यूशन निकलेगा, एकदम सही है। तेल चलित स्वचालित की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। अब क्लास यहाँ पे देख लीजिए, हम बार बार कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, तो जब पेड़ की कटाई होगी तो इससे जलवायु परिवर्तन पे एक निगेटिव आपका प्रभाव पड़ेगा ना हमारे सराउंडिंग्स में। पेड़ काटोगे तो पेड़, भाई पेड़ जानते हो, पेड़ जो है वो पृथ्वी का लंग्स कहलाता है ना। क्यों लंग्स कह रहा है? क्योंकि हमको ऑक्सीजन दे रहा है, तो मत काटो पेड़। तो यहाँ पे अत्यधिक वनोन्मूलन, ठीक है, एक निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। सौर धधक में वृद्धि, देखिए सोलर पैनल्स का यूज करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो ये एक पॉजिटिव वो डालेगा, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कल ही हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो यहां पर ये तो नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, दूसरा भी होगा, पहला भी होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड को हटाओ तो 1 2 4 बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश वाले भी, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की फॉसिल फ्यूल का जलना क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, ऑयल पावर जो ऑटोमेटिक एक्सप्लोजन है वो भी हमारे क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंक्रीजिंग इन सोलर फ्लेयर्स, मतलब सोलर पैनल्स का बढ़ना, इन सब का यूज करना, नहीं ये नहीं होगा। एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, हाँ। तो 1 2 4 बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है?
तो कौन सी? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 6th का सी आपका सही उत्तर है। 7 देखते हैं, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के कि हाइड्रोकार्बन के। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेस में हमने बार बार कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 8th देखते हैं, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रस ऑक्साइड के, ओजोन के या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के। तो यहां पर आपकी दिया गया है जब गैसेस के बारे में और आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है तो सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड पर टिक लगा दीजिए क्लास। आगे बढ़ते हैं, भूमंडलीय तापन का कारण, ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है, का कारण है भारी वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी की वनों में वृद्धि। अब आप सभी को उत्तर पता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। आसान प्रश्न है ये सब। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो कितना परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट है? 0.03% में। ठीक है, 10th का बी आपका सही उत्तर होगा। 11 देखते हैं, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से या फिर दोनों से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, धान के खेतों से, धान का खेत जो है वो मीथेन का एक बहुत बड़ा सोर्स है मीथेन एमिशन का। ठीक है, और दीमक की बाम्बी जो है वो भी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11th का सी। 12वें प्रश्न को देखते हैं, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो याद रखिएगा क्लास, धान का खेत जो है वो मीथेन एमिशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, और मीथेन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मीथेन। ठीक है, क्योंकि धान के खेत की बात हुई है। फिर देखिए यही प्रश्न आपसे पूछा है, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है, जिसका की संबंध है, क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप बता दीजिए इसका उत्तर क्या है? 13th का उत्तर बी है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहां पर भी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीथेन। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव देखते हैं हम। देखिए ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय उष्णता की बात के परिणाम के स्वरूप बोला गया है। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएगा, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी बोला गया है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। ठीक है, फिर समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, फिर स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो देखिए क्लास, ग्लोबल वार्मिंग का स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके समय से पूर्व आम में बौर लगने लगेगी, हाँ ये भी सही है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगेगी, ये भी सही है। लेकिन सार्वभौमिक संपर्क बेहतर होंगे, ये तो अभी तक नहीं सुना है। ठीक है, यहां पर ग्लोबल शब्द दे दिया है ना, तो लोगों को लग रहा होगा ग्लोबलाइजेशन वाला। नहीं नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। और सार्वभौमिक संपर्क बेहतर होंगे, अब इसका कोई परिणाम नहीं है। तो ए को जैसे हटाओगे उत्तर पे आ जाओगे, 2, 3, 4 आपका सही है। 15th का बी आपका सही है। चलिए 16th को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। समुद्र जल तल का बढ़ना, ठीक है, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति की विरंजन होना, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ की बात हो रही है। तो यहां पर मैं बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो आपके पिघलेंगे। ठीक है, बर्फ पिघलेगा, वहां का बर्फ पिघलेगा तो जो सी लेवल है वो आपका बढ़ेगा। बर्फ पिघलेगा तो पानी होगा, पानी से क्या होगा? सी लेवल आपका बढ़ेगा। ठीक है, सी लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्ट पे, जो तट पे आपके जो सिटीज है वो डूबने लगेंगे, क्योंकि पानी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और बीमारियां आपकी फैलेगी ही। और जो यहाँ पे प्रवाल भित्तियां हैं, ठीक है, जो कोरल रीफ है, वो आपके डीकलराइज भी होंगे। ठीक है, उनका कलर वो होगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 1, 2, 3, 4। 16th का डी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो आपको दिया गया है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड, हिमचादर, अमेजोन वर्षा वन, टैगा, फिर भारतीय मॉनसून। तो क्लास देखिए, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो बर्फ है, जहां जो ग्लेशियर है, वो आपकी पिघलेगी और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं पे देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड, हिमचादर। 18 का ए सही है। 19 देखते हैं, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ठीक है, देखते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से केवल चक्रवात की लिखा है, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, या फिर उपयुक्त सभी की। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से चक्रवात, साइक्लोन, ठीक है, तूफान में, बवंडर में, सब में देखा जा रहा है कि वृद्धि हो रही है। तो 19 का आपका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। 20वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? 0.6 डिग्री, 0.7, 0.8 या फिर 0.9 डिग्री। तो यहाँ पर ये आप एक डायरेक्ट प्रश्न है, सही उत्तर आपका है 0.9 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई थी? तो यहाँ पर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला है, 1.8, 3.4, 2.4 और आपका सही उत्तर जो है वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला देखते हैं 22वां, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, कितना होगा? देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कितना है? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। 23rd देखते हैं, ग्लोबलीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ग्लोबलीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियां के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि हो रही है। ये आपका बिल्कुल सही है। तो जहां पर एक है, यहाँ पे बोला गया कौन सा सही है, तो एक आपका एकदम सही है, तो 3 जगह दिया गया है। चलिए, यदि ग्लोबलीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। फिर उसके बाद है, यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो क्लास, मैंने आपको ये चीज बताई है, जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, तो जो ग्लेशियर हैं वो आपके पिघलना शुरू हो जाएंगे और जो भी आपके तट पे, जो भी आपके सिटीज हैं, वो आपके पानी में डूब जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया 1 मीटर तक संभावित है बढ़ना, इसमें थोड़ा सा आपकी त्रुटि है। ठीक है, ये 1 मीटर नहीं है। और यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 1, 3 और 4। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1, 3, 4 आपका सही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन में देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो चलो देखो, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन आपका CH4 है। ठीक है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दिया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये दोनों आपके ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैंने आपको बताया था नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, N2O है, लेकिन NO2 और O2 नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 25 देखते हैं, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन सी कंट्री कर रही है? चीन, जापान, रूस या USA? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? चाइना। 25 का ए आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो USA, चीन, भारत या यूरोपीय संघ? तो आपको उत्तर पता है, चीन है, चाइना है। 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? अफगानिस्तान को, बहरीन को, भूटान को या फिर नेपाल को? और यहाँ पर सही उत्तर आपका है भूटान को कार्बन निगेटिव देश के रूप में देखा जाता है। 28वें प्रश्न को देखते हैं, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य की बात की गई है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? इसका अभिप्राय यह है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक
नीचे लाना है। तो क्लास यहाँ पे ये याद रखिएगा, शून्य तक नीचे लाना ये संभव नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे शून्य तक इनको नीचे लाना ये संभव नहीं है, और पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसेस का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। ये तो आपका सही है ना। क्या है, हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को क्यों कम करने की बात करें, हम नेट जीरो लक्ष्य की बात क्यों करें? ये नहीं है कि इसको जीरो पे लाना है, इसको कम करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो अभिप्राय है ये तो इस चीज को एम बता रहा है, ऑब्जेक्टिव बता रहा है, जो कि एकदम सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, पीसीएस 2021 का प्रश्न है, तो इस तरीके से अब प्रश्न बन रहे हैं। कभी भी दिमाग लगाना, नेट जीरो की बात करें तो हम कैसे जीरो कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न आपके हल होंगे। 30वां प्रश्न देखते हैं, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या फिर कृषि? तो सबसे ज्यादा बेचारे कौन परेशान होते? फार्मर्स परेशान होते हैं ना, जब सोचते हैं कि धूप होगी तो धूप नहीं बारिश हो जाती, जब सोचते हैं बारिश होगी तो बारिश ही नहीं होती, धूप रहती है। तो सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज है वो किसको अफेक्ट करता है? कृषि को। 31 देखते हैं, नीचे दो तत्व दिए गए हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं सामाजिक तनाव का ये एक कारण है। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट है ये, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मौसम की बार बार जो इसमें कोई जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसके वजह से खाद्य सुरक्षा पे एक गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सही है, चलो तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल थियरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। तो क्लास देखिए, यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिटल पाथ की बात की गई है। आपको पता है इस तरीके का पाथ पृथ्वी का, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिटल पाथ की बात की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद किया गया है, जब पृथ्वी रोटेट करती है, रोटेशन करती है, तो वो हल्की से इंक्लाइंड रहती है। ठीक है, ऐसे झुकी हुई रहती है ये। फिर आपको दिया गया है कि पृथ्वी का अर्थ से दूरी, अपसौर और उपसौर जिसको बोलते हैं, जब जो पृथ्वी है वो सूर्य के समीप होती है और सूर्य से दूर होती है। और लास्ट में आपको दिया गया सौर विकिरण, मतलब सोलर रेडिएशन। ठीक, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज में आपकी ABC तीनों आते हैं। ठीक है, लेकिन डी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का डी, सौर विकिरण जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है। 33 देखते हैं यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? Who among the following suggested that the change in the position of the earth on its axis is the factor in climate change? तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक का नाम दिया गया है, मिल्टन का नाम दिया गया, जॉर्ज सिम्पसन का नाम दिया गया और TC चैम्बरलेन का नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है मिल्टन। 33 का बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 34। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? From which of the following is the cryogenic indicator of climate change obtained? आइस कोर से, फॉसिल पॉलन से, ट्री रिंग ग्रोथ से या इवेपोरेट डिपॉजिट से? ठीक है, आइस कोर से या जीवाश्रित पराग से, वृक्ष वलय वृद्धि से या फिर इवेपोरेशन निक्षेप से? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? आइस कोर से। ठीक है, जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी आपको पता है सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड होगा वो आपका ग्लेशियर। देखते हैं, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्चवाद, अनुपद, संयसन, शून्य जुताई वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण से में सहायक है? यहाँ पे बोला गया कॉन्टूर डैम, सेक्शनल कल्टीवेशन, जीरो टिलेज। तो इसमें कौन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो हम बात है ना वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपसे। देखिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? स्टोरेज ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन को किस तरीके से हम सॉइल में स्टोर कर रहे हैं
ये टर्म मैं आपको बताऊंगी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि क्या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो आपका सॉइल में पॉसिबल है, तो ठीक है, जो भी आपके कार्बन निकल रही है किसी इंडस्ट्री से, उनको आप क्या करिए, जो भी जैसे कहीं पे तेल निकाला गया, कोई खादान मतलब वो था जहां से तेल निकला गया या कुछ भी निकला गया, अब वो आपका गड्ढा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो आपकी जो कार्बन एमिट हो रही है उनको एक जगह स्टोर करके यहाँ पे ले जाके गाड़ देंगे, इसी को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका यूपीएससी का प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, 1, 2, 3, ठीक है। 36 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका एशिया पैसिफिक संघ के सदस्य से संबंधित है और कौन सा सही है। इसमें ये बोला गया, उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या की 45% है, वे विश्व की 48 ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वे विश्व की 48 हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं, वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देते हैं। तो क्लास, ये थोड़ा सा आपका प्रश्न 2005 में पूछा गया था, अभी ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर आपका है वो क्या है, वो आपका है 2, 3, 4, ठीक है। तो एक बार हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। कोई भी दिक्कत होती हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत ही पास में है और वो आपका जल्दी जल्दी हम रिवाइज करवा दे चीजों को, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइए। आने वाली क्लासेस में आपके सेशंस में आपकी परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिएगा। पढ़िए क्लास, ठीक है, पढ़ाई बहुत जरूरी है।